हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायर हाइट्स। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको आपकी नई जो एनसीईआरटी सीबीएसई ने रिलीज़ की है क्लास 9 की एक्सप्लोरेशन साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पार्ट 1 में पढ़ाने वाली हूँ। आपने जैसे मेरा चैनल देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देखिए। मैंने यहाँ पे बता रखा है कि हु एम आई एंड मैंने क्या क्या अचीव किया है टिल नाउ एज अ 10th पास स्टूडेंट। यस, यू इट माइट बी शॉकिंग, बट मैंने अपनी 10th अभी कंप्लीट की है एंड आई हैव इंटरेस्ट on teaching my juniors so that I can make them to achieve something big in their life। मैंने मेरी 10th में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट का स्कोर अचीव किया है, और वो कैसे किया, मैंने क्या क्या टिप्स की ली, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की, सब कुछ अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। डू शेयर दिस चैनल टू योर सीनियर्स ऑफ ग्रेड 10 ऑल्सो, ताकि उनको भी पता चले, वो भी अच्छे मार्क ला पाए। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सेल, या आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल क्या है एक्चुअली? एक मेन जो हमेशा लाइन बोली जाती है, जैसे यू कैन आस्क एनी ऑफ योर जूनियर्स और सीनियर्स। जूनियर्स को शायद ही पता होगी, सीनियर्स जो हमेशा बायोलॉजी में एक लाइन याद रखते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसी तरह सेल का भी एक बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग टाइप आप कह सकते हैं, दैट इज सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life। Functional unit of life, यह आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको दोबारा रिवाइज ही करवा रही हूँ जस्ट। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ये आपने क्लास 8 में जैसे पढ़ाई है। साथ ही साथ आपने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी किसने की है। सबसे पहले जो डेथ सेल की डिस्कवरी की थी, ही वॉज रॉबर्ट हुक। कौन थे ये? रॉबर्ट हुक थे। इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा तो वो मैं दोबारा करवा रही हूँ। 1665 में इन्होंने 1665 में इन्होंने क्या किया था, बार्क, जो ट्री का बार्क होता है उसको एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, he observed it as a compartment like structures। सेल को उन्होंने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया था कि दे आर पार्टीशनड ओके, दे आर पार्टीशनड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज सेल वॉल। तो हम रफली ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की खोज की थी। फिर उसके बाद आते हैं एंटोनी वॉन लीवनहुक। इन्होंने एक मेजर डिस्कवरी की थी, दैट इज लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, हम देखते हैं एंटोनी वॉन लीवनहुक ने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ये लिविंग सेल इन्होंने एक पॉन्ड के बैक्टीरिया में देखा था, एक पॉन्ड के बैक्टीरिया में ऑब्जर्व किया था, और इनके पास थोड़ा सा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप था। इन्होंने 2 लेंस को साथ में रख के उनकी पावर को इंक्रीज करके देखा था, तब इन्होंने सेल को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि सेल में एक मेम्ब्रेन है जो उस सेल की इंटरनल कंपोनेंट है, उसको एक्सटीरियर से अलग कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है। ये था सेल मेम्ब्रेन। ये सारी बेसिक चीज़ें आपने जैसे अपने क्लास 8 में ही पढ़ ली होंगी। अब क्लास 9 में थोड़ा सा एडवांस्ड है, जो पिछली ओल्ड एनसीईआरटी थी उससे कुछ ज़्यादा ही एडवांस बना दी गई है बुक को। पिछली एनसीईआरटी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था ये, जहाँ पे
ये सेल के बारे में बताया था, सेल की कुछ डिस्कवरीज, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, ये सब था। इसमें भी है, थोड़ा सा एडवांस बना दिया गया है, बट इजी है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और सारे डाउट्स को इजीली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउ टू स्टडी सेल्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। ओके, मेन जो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि यू कैन ऑल्सो रीड दिस इफ़ यू वांट टू गेट अ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नॉलेज, यू कैन ऑल्सो रीड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि सेल कितने कितने साइज़ के हैं, अलग अलग साइज़ के सेल्स को बताया गया है, अमीबा को बताया गया है, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में बताया गया है, न्यूक्लियस के बारे में। यहाँ पे आपको कहा गया है कि सेल इज़ टू स्मॉल टू बी सीन फ्रॉम अननेक्ड आइज, यानी कि आप बिना कोई माइक्रोस्कोप यूज़ किए सेल को नहीं देख सकते। यहाँ पे देखिए आपको क्लास 8 की क्यूरियोसिटी, जो आपकी बुक थी क्लास 8 में चैप्टर 10 में बताया है कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जो आपने पढ़ा है वही यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस यूज़ किए जाते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, ये सब बताया है। ये दोबारा वही आपकी क्लास 8 के बारे में आ गया है कि रॉबर्ट ऊक ने फर्स्ट पर्सन थे वो जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में। सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, इसको आप चाहे तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कैपेबल ऑफ 200 से 300 टाइम्स, यह है टाइम्स मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, while examining a thin slice of cork, he observed small box-like compartment and named them cell. इन्होंने सेलुला बोला था, इस सेलुला से निकल के आया है सेल। ठीक है, ये हो गया आपके सेल के बारे में। ओके, आपको स्क्रीन थोड़ी सी येलोइश दिख रही होगी, इट इज़ ड्यू टू दी आई प्रोटेक्शन लेवल, डोंट माइंड इट मच। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि सेल के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। कौन से देखिए, सबसे पहला तो है सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। वी हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, यहीं उनकी बात की गई है। You have learned cells are organized into specialized tissue and organs, collectively perform specific function. For these cells to function as units, they must be able to interact with one another and with their surroundings. These interactions occur at the cell boundaries, where substance move between the cells and their external environment. Even single-celled organisms exchange material and respond to their environment थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू बताया गया है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आपको कहा गया है कि सेल एक्टिवली इंटरेक्ट करना चाहिए अपने सराउंडिंग के साथ, और वो कैसे कर पाएगा, सेल बाउंड्री जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे आप एग्जांपल अमीबा लिख सकते हैं, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक्सचेंज करती है मटेरियल्स को एंड रेस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक पोरस स्ट्रक्चर है जिसके आर पार सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। आगे आप पढ़ोगे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, दो काइंड ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इन मूवमेंट्स की मदद से जो भी एसेंशियल है वो लेता है और जो भी अनवांटेड है वो बाहर भेजता है। ये एक ओवरव्यू बताया गया था। अब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल क्यों कहा गया है, यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हर सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, हर सेल में ये एक कॉम्पोनेंट होता ही होता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल, प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री है जो सराउंड करती है उस सेल को, उसके अंदर के कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करती है, ताकि बाहर की जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो अंदर आके इंटरफेयर ना करे। ठीक है, इट डिफाइंस इंडिविजुअलिटी
ऑफ अ सेल, यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग करना, उसको इंडिविजुअली दिखाना, किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन का काम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। सेलेक्टिवली परमेएबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग द अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर 2 मार्क 3 मार्क किसी से आता है। क्या बोला गया है कि सेलेक्टिवली परमेएबल जो मेम्ब्रेन होता है वो जो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, उनको ही आने देता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नीडेड है माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है। एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन इस पोरस सेलेक्टिवली परमेएबल जो मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन से आना पड़ेगा। तो ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो ये आएगा। मान लीजिए कोई और गैस है, ऑर्गन गैस है, उसको नहीं चाहिए, तो इट विल नॉट अलाउ इट, इट विल ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of alveoli in the lungs. आपने पढ़ा है ग्रेड 7 के क्यूरियोसिटी चैप्टर 9 में बताया गया है कि आपने पढ़ा है कि कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है मेम्ब्रेन अक्रॉस दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स में होती है, इसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर आप भूल गए हो तो आप इसमें देख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये मदद करती है। ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज देती है, रिलीज भी कह सकते हैं और दे भी देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा गया है हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। कैसे इसका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, कंट्रोल करता है मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। कैसे इसका स्ट्रक्चर मदद कर रहा है, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट के साथ नीचे बताया गया है। लेटस एक्सपेरिमेंट, चले एक्सपेरिमेंट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली पुट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज, सेम साइज का एक पोटैटो लेना है, आलू लेना है, उसको आपको किचन नाइफ से काट के 2 हिस्सों में रखना है इक्वली। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस मशीन। एक वेइंग बैलेंस मशीन ले सकते हैं आप, उससे क्या कर सकते हैं, उन पोटैटो का साइज पहले इनिशियल का मेजर कीजिए। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ बता रखा है कि दिस इज द साइज। पुट 1 पीस ऑफ द पोटैटो इन अ बीकर विथ प्लेन वाटर। प्लेन वाटर के साथ एक पोटैटो को एक बीकर में डालें। एक बीकर लिया, उसमें प्लेन वाटर है, वहाँ पे आपको एक पोटैटो का जो काट के रखा है उसको डाल दिया। पुट दी अदर पीस ऑफ पोटैटो इन अ बीकर बी में रखना है, जहाँ पे 20% सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन हो, यानी कि पानी में 20% सॉल्ट या फिर शुगर हो। लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर। 1 घंटे के लिए हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, छेड़ते नहीं है। Until you notice a visible change, एक विजिबल चेंज आप जब तक ना देखें तब तक आप उनको डिस्टर्ब ना करें। Measure and record the final weight of each piece. Calculate the difference of initial and final weights. बीकर ए और बीकर बी में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो बता रखा है। बीकर ए में जो पोटैटो है स्वेल करता है और बीकर बी में श्रिंक करता है। ऐसा क्यों है? इनसे आप क्या इन्फर करते हैं? इन्फर यानी कि आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, मेन जो यहाँ पे बात की गई है वो है एक मूवमेंट की, जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ अ सरफेस और अ मीडियम। एक मीडियम से मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट हो रहा है, अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, इन एंड आउट ऑफ अ मीडियम, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे प्लेन वाटर अंदर आया पोटैटो के, इसलिए पोटैटो स्वेल कर गया, और यहाँ पे 20% सॉल्ट था, तो यानी कि
ये जो पोटैटो में पानी की मात्रा ज़्यादा है देन कंपेयर टू दी बीकर बी, ये और डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि हाउ इट इज़ एक्चुअली डूइंग। ओके, अब आपकी बुक्स लाइन पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस। बीकर बी में क्या हुआ है, बीकर बी में आपके 20% सॉल्ट या शुगर कंटेंट था। तो पोटैटो से कंपेयर करने पर पोटैटो की वाटर कंटेंट ज़्यादा था, पोटैटो का वाटर कंटेंट ज़्यादा था कंपेयर टू दी बीकर बी। बीकर बी से पोटैटो का कंटेंट ज़्यादा था, तो इस वजह से ये पानी यहाँ आया। इसमें मेन जो ऑस्मोसिस, जो मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बस बताई थी, इन एंड आउट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू मीडियम, एक्चुअली वो होता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना, या फिर हाई जहाँ है वहाँ से लो प्रेशर में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी की जो कंटेंट्स या फिर कंसिस्टेंसी थी या जो कंटेंट था वो आलू में ज़्यादा था, पोटैटो में ज़्यादा था। तो हाई प्रेशर यहाँ है, हाई कंटेंट यहाँ है, और बीकर में कम था तो लो कंटेंट यहाँ है। सो हाई से लो जाएगा। तो अब वाटर बाहर गया है, जैसे आपने एक फॉर्म देखा होगा, अगर उसको आप दबाएंगे, प्रेशर देंगे, तो उसका पानी बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो ये श्रिंक कर जाएगा। तो यही यहाँ पे फिनोमेना के पीछे की बात है कि ये पोटैटो जो कंटेनर बीकर बी में रखा गया था वो श्रिंक हो गया। ओके, अब हम बुक की लाइंस को पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए। व्हाट डू यू इन्फर, व्हाट डू यू इन्फर आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट, द वेट ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज़ इंक्रीज्ड, ए में तो इंक्रीज हुआ है, वाइल द वेट ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर बी हैज़ डिक्रीज, बी में डिक्रीज हुआ है। दिस हैपन्स बिकॉज cell membrane allows the water to move in and out of the cell, not the sugar or salt molecules। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने दे रहा है, ना कि शुगर को, ना कि शुगर या सॉल्ट को। वाटर मूव्स फ्रॉम ए एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, टू एन एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट, कंसेंट्रेटेड। सोल्यूट देखिए, एक सिंपल वे में मैं लिख सकती हूँ कि अगर सोल्यूट कम है तो उसे हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसे हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो उसे हम कंसनट्रेटर, CON डॉट लगाते ज़्यादा था, कंसनट्रेटर सॉल्यूशन कहेंगे। अनटिल द कंसनट्रेशन इन दी टू एरियाज बिकम इक्वल, जब तक इक्वल नहीं हो जाता, वाटर यहाँ भी और वहाँ भी इक्वल नहीं हो जाता, सोल्यूट सॉल्यूशन इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है। यही देखिए जो मैंने बताया था ऑस्मोसिस, इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने बुक में। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न इन एक्टिविटी 7.8, ये आपकी क्लास 8 की बुक से बताया गया है। यहाँ पे एक और मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दो होते हैं। ऑस्मोसिस तो है मूवमेंट ऑफ वाटर, अगला है डिफ्यूशन। डिफ्यूशन इज नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन विच occurs इवन विदाउट मेम्ब्रेन, ये बिना मेम्ब्रेन के होता है। ऑस्मोसिस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में ही होता है। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूशन ऑफ वाटर, एक काइंड है डिफ्यूशन का, ये वाटर का डिफ्यूशन है लेकिन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। प्लांट्स में वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो प्लांट के जो रूट सेल है उसमें एंटर कैसे करता है, ऑस्मोसिस से, क्योंकि प्लांट में वाटर कंटेंट कम होता है। तो बाहर जो अगर सराउंडिंग में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ये अंदर आ जाता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए कि मान लीजिए अगर बाहर कम है अंदर से तो ये बाहर नहीं जाएगा। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये होता है। ठीक है, अगला देखिए, ऑस्मोसिस में आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज इक्वल टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंटरसेलुलर मीडियम। यानी कि जो आपकी, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसका इनर का जो सोल्यूट है, इनर का जो सोल्यूट
कंटेंट है वो बाहर के से इक्वल है। ये जो इनर में सोल्यूट कंसेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ आउटर जो सराउंडिंग है उनके कंसेंट्रेशन से इक्वल है, तो उसे कहेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक्स आप याद कर सकते हो दैट इज इट इज इक्वल। यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं होता, कोई मोमेंट ऑफ वाटर नहीं होता यहाँ पे। अगला देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक। यहाँ पे क्या होता है, दिस सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज lesser than the solute concentration of intracellular, that is hypotonic solution। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में सोल्यूट कंसेंट्रेशन है वो कम होता है। किससे कम होता है, इंट्रासेलुलर जो मीडियम है उससे बाहर का कम होता है। इस केस में क्या होगा, ये जहाँ पे हाई कंटेंट है, हाई सोल्यूट है, वहाँ से लो सोल्यूट में जाएगा। इस केस में क्या होता है, ये जो भी आपने यहाँ पे सब्सटेंस रख रखा है वो स्वेल करता है। वो क्या करता है, स्वेल करता है, क्योंकि बाहर जो यहाँ पे मैं इन पर्पल पिंक जो भी कलर है इन डॉट से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बाहर ज़्यादा है, इस कंसेंट्रेशन में ज़्यादा सोल्यूट है, अंदर कम है, तो अब क्या होगा, बाहर से अंदर जाएगा। तो बाहर से सॉरी इसमें क्या है कि बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर है कि बाहर जो है वहाँ पे सोल्यूट कम है, बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वहाँ पे सोल्यूट कम है और इंटरनल अंदर है वो ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा, ये बाहर आएगा, जो इंटर सेलुलर में ज़्यादा है वहाँ से ये अंदर आएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो अंदर है सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वो बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। और यहाँ पे बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर ये वाटर जो आपके एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कम है, तो ये अंदर से बाहर आएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल या फिर जो भी आप सब्सटेंस कैसे यहाँ से बाहर आएगा, वाटर में आएगा। देखिए एक मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज सोल्यूट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मान लीजिए एक बीकर है, तो अगर उसमें सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट एज अ बीकर, ये सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, साथ ही साथ वाटर भी है, यहाँ पे वाटर भी है, तो सोल्यूट कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर की ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। अब सोल्यूट बाहर जा रहा है और वाटर कम है, तो वाटर एंटर करेगा, समझ में आ रहा है। सोल्यूट ज़्यादा है और ये हाई प्रेशर है सोल्यूट का यहाँ, तो सोल्यूट लो प्रेशर में जाएगा। सोल्यूट ज़्यादा होने की वजह से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में वाटर कम था, तो वाटर बाहर से एंटर करेगा। इस केस में क्या होता है, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस आपने रखा है, मान लीजिए ये आप किशमिश जो हम बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं उनको, वो समझ लीजिए, तो वो क्या करेंगी, स्वेल करेंगी। क्यों, क्योंकि जो बाहर का पानी है वो अंदर आ रहा है, ठीक है। अगला है हाइपरटोनिक। व्हेन आई वाज इन माय ग्रेड 9 मैंने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक को एक इजी ट्रिक से या फिर एक इजी मेमोरी से आप कह सकते हैं उसे याद कर रखा था। क्या था, हाइपर, लोग हाइपर हो जाते हैं ऐसे बोलता है ना, तो हाइपर होते हैं यानी कि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा होता है, तो हाइपर यानी कि उनके अंदर जो है सोल्यूट जो कंसेंट्रेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, बाहर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है इसका सोल्यूट कंसेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, ठीक है, और अंदर कम है। तो इन केस में क्या होगा, बाहर से इस अंदर में जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। तो अब क्या हो, बाहर सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि वाटर कम होगा, अंदर सोल्यूट कम है यानी कि वाटर ज़्यादा होगा, तो इस केस में क्या होगा, वाटर बाहर आएगा, तो श्रिंक होगा मीडियम, या फिर आप रेजिन जैसे मैं मान रही थी किसमिस बोलते उसे, वो श्रिंक होगा। देखिए यहाँ पे बता रखा है, आइसोटोनिक में इक्वल थे तो ना ही स्वेल होगा ना ही श्रिंक होगा, बहुत इक्वल है। यहाँ पे स्वेल हो जाएगा,
ओके, आप अपनी बुक में यही लिख सकते हैं कि ये स्वेल होगा और ये श्रिंक होगा। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, देखो ये जो नॉर्मल साइज है उससे ये स्वेल हो गया और ये नॉर्मल साइज से श्रिंक हो गया। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑन अ सेल, ये बताया गया है। अब देखिए अगला, structurally cell membrane is extremely thin, about 7 to 10 micrometers, nm से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सिर्फ 1 नैनोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर बोला, नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर नॉट मिलीमीटर, सॉरी। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.0000001 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स होता है फैट्स, एंड प्रोटीन्स। द फ्लूइड मॉस्मिक मॉडल एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन दे रखा है, लेबलिंग कभी कभी आ सकता है, आपको ऐसे देख के यहाँ पे कह दे, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, आपको पूछेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे भी इससे देखें, लिपिड बे लेयर है, बाई लेयर है, 2 लेयर है, बाई लेयर यानी कि 2, एक तो ये लेयर है, एक ये लेयर है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यू हैव टू एक्चुअली राइट इट एज लिपिड बाई लेयर। अब देखिए दी मेम्ब्रेन हैज, ये मेम्ब्रेन की फीचर्स के बारे में है, तो आप अलग से यहाँ पे एक सब टाइटल डाल सकते हैं एज फीचर्स ऑफ cell membrane. Okay, देखिए cell membrane has a lipid bilayer, that is 2 layers of special fat molecules with water attracting heads towards and water repelling tails inwards। ये देखिए ये होता है सोप मॉलिक्यूल्स, ज़्यादातर इसी टाइप के होते हैं जिनकी टेल और हेड होता है। ठीक है, विथ प्रोटीन एम्बेडेड इन देम, इन लिपिड बाई लेयर्स में क्या होता है, प्रोटीन एम्बेडेड है इनके अंदर। ठीक है, ये रिमूव करते हैं। नाउ molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is fluid। fluid है membrane, साइटोप्लाज्म भी है, ये membrane fluid है, तो इससे क्या हो रहा है, जो molecules है वो साइड में भी मूव कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट भी। जैसे मैंने अब कहा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हम पढ़ेंगे, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, proteins in the membrane act like a gatekeeper in helping substance pass through। प्रोटीन मेम्ब्रेन में कैसे एक्ट करते हैं, एक गेट कीपर की तरह है, हेल्प करते हैं सब्सटेंस को पास थ्रू करने में, यहाँ से वहाँ, इन से आउट, आउट से इन, इस तरह। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन मॉस्मिक, इट इज कॉल्ड मॉस्मिक मॉडल। ये मॉस्मिक स्ट्रक्चर्स में टाइल्स की तरह मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है, इसलिए इसको मॉस्मिक कहते हैं। All living organisms communicate with their surrounding and their neighboring cell through cell membrane। सेल मेम्ब्रेन की मदद से ही बाहर के इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, however the cells of plant, fungi, bacteria have an additional layer around the cell membrane called cell wall। जैसे मैंने कहा, रॉबर्ट हुक ने बार्क ऑफ ट्री ली थी, तो ट्री में प्लांट सेल है ऑब्वियसली, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर है। जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ मैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, सेल वॉल। ये सेल वॉल है एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फीचर जो आपको पहले बोल दिया गया था, बुक में दे रखा था। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल हो या एनिमल, दोनों में रहेगा, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया में। इसका भी एक स्पेशल रीज़न है कि इनमें ही क्यों पाया जाता है। लेट्स इन्वेस्टिगेट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑनियन लीफ लेने को, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में प्लांट सेल के लिए, जो आप कह सकते हैं ना कि एक एम्बासडर बोल सकते हैं ऑन द बिहाफ, तो उस तरह ऑनियन पील को या ऑनियन लीफ को ही लिया जाता है और
एनिमल सेल को दिखाने के लिए एनिमल चीक सेल को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा है कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर टेम्परेरी साइड में दोनों को रखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कहा है कि सेल वॉल, यहाँ पे देखिए आपको यही कहेंगे कि जो ऑनियन पील सेल है वहाँ पे सेल वॉल, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल दिखाए, और एनिमल में नहीं दिखाए, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब बात आते हैं सेल वॉल पर। द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, कहा क्या मेनली आप लिख सकते हैं प्लांट सेल में है। जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करने को बोलेंगे तो आपको ये लिखना है, सबसे पहला ये होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल में नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये तो सबको पता है, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया होगा कि प्लांट्स कैन नॉट मूव, they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind, rain. So plants जो है या trees जो भी plants जो है they cannot move actually, तो उनको एक rigid structure चाहिए ताकि वो withstand कर सके, झेल पाए, सहन कर पाए the environmental stresses like wind and rain. wind है, rain है, या फिर कभी कभी ड्राउट हो जाता है, फ्लड आ जाती है, उनको विथस्टैंड करने के लिए उनको एक एडिशनल कवरिंग चाहिए। देयरफॉर प्लांट्स हैव ए एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड है एक एडिशनल कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, उसे सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर रिमेन फ्रिम, फ्रिम यानी कि स्ट्रॉन्ग, या फिर आप कह सकते हैं बिना हिले बिना डगमगाए रहने के लिए सेल वॉल हेल्प करता है। मेंटेन देयर शेप, उनका शेप जो है वो बना रहता है। हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट, जो प्लांट सीधे खड़े रहते हैं, ज़्यादातर नहीं, जो मेनली प्लांट सीधे खड़े रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल। अब जब व्हेन आई यूज टू रीड मैं क्या करती थी, यहाँ पे एक ऐसे डब्बा बना के या तो एक स्टिकी नोट चिपका दो आप, ये देखिए मैं यहाँ पे स्टिकर्स काफ़ी सारे रख रखे हैं मैंने। आई यूज टू एक्चुअली कीप अ स्टिकी नोट लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे रख के मैं यहाँ लिख देती थी फंक्शंस ऑफ, थिक ज़्यादा हो गया है ये, तो मैं क्या करती थी यहाँ पे बिल्कुल पतला कर देती हूँ ऐसे, जैसे ये बता रहा है सेल वॉल के फंक्शन के बारे में बता रहा है, तो हाईलाइट करना भी ठीक है लेकिन आप पूरी बुक को नहीं रंग सकते ना, तो व्हेन यू आर एक्चुअली रिवाइजिंग फॉर योर एग्ज़ाम आपको क्विक चाहिए कि ये कहाँ है ये कहाँ है, तो मैं इस तरह इसको ऐसे डब्बा बना के स्टिकी नोट चिपका देती और लिख देती कि इट इज़ टेलिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो व्हेन आई यूज टू रिवाइज, स्टिकी नोट पे क्या है अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं तो उसकी आपकी ज़्यादा नज़र पड़ती है उनका, तो इस तरह आप लिख दोगे तो यू ईजिली गेट इन टू दिस, आपकी नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ेगी। लाइक 10 मिनट्स एग्जाम पे आप जल्दी जल्दी ग्रो थ्रू करें तो आप एकदम इस पे आएगी आपकी विजन, आप इजीली पढ़ के चले जाओगे। although rigid and although the rigid cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it, along with selective permeability of cell membrane, the permeability of cell wall helps plants absorb water and nutrition from soil। ये भी फंक्शन बता रहा है कि रिजिड तो है लेकिन फिर भी ये परमेबल है, अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को आने जाने में। ठीक है, इट इज़ परमेबल यानी कि वाटर और कुछ मिनरल्स इसमें पास थ्रू कर सकते हैं। ये प्लांट सेल में क्या प्लांट्स में होता है सेल वॉल, तो ये किस में मदद करता है, ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, यहाँ पे आपको वही ऑस्मोसिस के बारे में बताया गया है कि जब हमने रियोलूफ को या फिर ऑनियन पील को कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डाला तो सेल प्लांट सेल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, हाउएवर सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज ऑफ द रिजिड, देखो वाटर लूज कर रहे हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो अपना स्ट्रक्चर जो है उनका, मान लीजिए ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर है, दे आर मेंटेनिंग दैट इज ड्यू टू सेल वॉल। सेल वॉल ही क्या है, रिजिड जो इनका स्ट्रक्चर उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला था कि इट हेल्प्स दी लीव्स टू बी फ्रेम, स्टेम को फ्रेम रहने में मदद करता है। स्टेम वैसे लड़खड़ा नहीं जाती, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, बेंड हो सकते हैं लेकिन कोलैप्स नहीं हो सकती। ओके, सो cells do not shrink in size because of their rigid cell wall maintains shape, सेल वॉल जो है वो मेंटेन करता है उनके शेप।
द इनर कंटेंट ऑफ सेल श्रिंक एज सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम सेल वॉल। ये देखिए ऑस्मोसिस में जैसे हमने पढ़ा है श्रिंक होता है, स्वेल होता है, तो इस श्रिंक की क्या बात करें कि ये मान लीजिए सेल वॉल है, अंदर वी हैव दिस सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होता है। ये मान लीजिए ओरिजिनल साइज है अगर उसका थिकनेस, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, तो वो ऐसे श्रिंक हो जाएगा अंदर, लेकिन जो सेल वॉल है इट रिमेन्स फ्रेम। दिस शोज दैट सेल वॉल हेल्प्स प्लांट रिमेन फ्रेम। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन इससे दूर हो गया है क्योंकि श्रिंक हुआ है इसलिए दूर हो गया, लेकिन जो सेल वॉल है इट इज रिमेन फ्रेम, तो प्लांट सेल में मदद करता है ये फ्रेम रहने पर एज देयर ओरिजिनल जो उनका शेप है उनके साथ। अब आपको एनिमल सेल का एग्जाम्पल चीक सेल दिया था, उसमें क्या दे रखा था आपको कि दे डू नॉट हैव, दैट इज एनिमल सेल सच एज चीक सेल, जो हमारी चीक का सेल है, दे डू नॉट हैव cell wall. Therefore, when placed in a concentrated sugar solution, they lose water and shrink. Easily shrink हो जाते हैं. Without rigid cell wall, animal cells can change their shape easily. ये एक advantage है कि वो अपने shape को change कर सकते हैं easily. This cellular flexibility suppose the overall movement and functioning of एनिमल टिश्यू, जो हम अच्छे से मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, योगा आसन कर पाते हैं, दैट इज ड्यू टू हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, तो हम इजीली अपना चेंज शेप पूरी तरह नहीं थोड़ा बहुत बेंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू सेल ऑफ प्लांट में जो सेल है उससे कंपेयर करेंगे तो हम फ्लेक्सिबल है ज़्यादा। अगला देखते हैं, प्लांट सेल इज प्राइमरी मेड अप ऑफ सेलुलोस अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सेलुलोस एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का टाइप है बाय मेनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टुगेदर। ये सेलुलोस अलग अलग ग्लूकोज यूनिट्स साथ मिलकर बनाए गए हैं, उसका एक टाइप है। सेलुलोस इन आवर डाइट एक्ट एज ए रफेज, हेल्प्स इन डाइजेशन। सेलुलोस क्या मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। तो सेलुलोस इट हेल्प्स इन डाइजेशन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहा जा सकता है। ये अनविजिबल होते हैं, दैट इज नेक्ड आई से नहीं देख सकते हम इनको, ठीक है, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते। जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, इनके पास भी सेल वॉल होता है, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, उनके स्ट्रक्चर में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये सेल्स, ठीक है। सेल वॉल फंगाई और बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक हम टैबलेट देते हैं डॉक्टर हमें, एंटीबायोटिक, एक एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ, वो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है उस पर डायरेक्ट अटैक काइंड ऑफ या वर्क करते हैं एंटीबायोटिक जो भी मेडिसिन होते हैं, इस वजह से जो भी बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में वो मर जाते हैं और हम इलनेस से क्योर हो जाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। कैसे कोऑर्डिनेट होके वर्किंग सिस्टम है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि सेल के ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में ये अगला टॉपिक है। दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। Stay connected. Have a nice day.